हेलो दोस्तों। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने एक टॉपिक रखा था कि सस्ते के फ़ायदे या नुकसान, इस तरह से मतलब मार्केटिंग सस्ते की तरफ की जा रही है जिसका सभी को नुकसान होता है। सब लोग सस्ते की तरफ चीज़ें चल रहे हैं, सस्ता सस्ता ढूंढ रहे हैं और सस्ते के बारे में ही बात कर रहे हैं। मतलब हर लोग, ज़्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि भाई सस्ता होगा तभी बिकेगा, या हम सस्ता ही बेच सकते हैं, या मार्केट ही सब लोग सस्ता ढूंढ रहे हैं। तो इसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है, या कह लीजिए कि मैं एक तरीके से चीज़ों को देख रहा हूँ। तो आप भी उस नज़र से एक बार ज़रूर देखिएगा, मैं बताता हूँ इस बारे में। सस्ता सामान बेचना या सस्ता करके बेचना गलत नहीं है। मैं इसको बिल्कुल गलत भी नहीं कहता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ की जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग एक टाइम तक है, मतलब उसकी एक्सपायरी एक टाइम तक है। अगर हम उसे एक्सपायरी से पहले बेच दें, जब तक वो ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, मतलब हम उसे यूज़ कर सकते हैं, तब तक अगर आप बेच रहे हैं और फिर उसे एक्सपायर होने से पहले बेचना हो तो हम सस्ता करके बेच सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमें लिक्विडेट करनी है, बेचनी है, ख़त्म करनी है, तो आप कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर ऐसा नहीं है और वहाँ सस्ता बेचा जा रहा है, इट मीन्स कि कॉम्पिटिशन जो है वो हद से ज़्यादा लड़ा जा रहा है। आप उसे एक लिमिट से ज़्यादा सस्ता करके बेच रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे बंदे ने वो सस्ता बेचा, तो हम उससे भी सस्ता करके बेचेंगे। तो ये ऐसे हो गया कि एक ने आके गड्ढा खोदा, फिर किसी और ने, मतलब कह लीजिए किसी दूसरे ने फिर से गड्ढा खोदा, फिर तीसरे ने आके उससे गहरा गड्ढा खोद दिया, फिर चौथा कहता मैं तो इससे भी सस्ता बेचूंगा, और उसने और गहरा खोद दिया, और वो ये भूल गया कि उसकी लंबाई जो है उस गड्ढे के एंड तक भी नहीं पहुंच पा रही है, मतलब उस सिरे तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, वो डूब जाएगा वहीं। तो उसकी कंपनी या उसका ब्रांड या उसका सामान खत्म। अब इस चीज़ का एक ये तो हो गया एग्जाम्पल कि मतलब सस्ते का नुकसान क्या है और इसको हम कैसे सुधार सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कि सस्ता ना बेचकर जो असल में रिक्वायरमेंट है उस पर ध्यान दें, कि असल में रिक्वायरमेंट क्या है, असली में सच में क्या चाहिए, मार्केट में कस्टमर को क्या चाहिए। और ये तब ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हम एक छोटी सी लाइन है कि होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी, अब इन तीनों को आप समझने की कोशिश कीजिए। इन तीन चीज़ों में जो कंपनी है, उसको किसी प्रोडक्ट को बनाने में कॉस्ट आता है मान लीजिए 100 रुपीज़, वो होलसेलर को देता है 110 में या 120 में, फिर वो रिटेलर को देता है 150 या 160 में, फिर वो कस्टमर को बेचता है 200 में या 250 में, जो भी उसका एक मार्जिन रहता है उसके बिहाफ पर। अब यहाँ हो क्या रहा है, मैक्सिमम लोग ना डायरेक्ट कंपनी खोल रहे हैं, मतलब कंपनी वाले पैटर्न पे, उस पे आ गए हैं, जगह पे आ गए हैं। वो क्या कहते हैं कि हम 100 रुपये में बनाएंगे और 110 में बेच देंगे, 120 में बेच देंगे। हम तो 150 में भी बेच सकते हैं, क्योंकि हमें किसी को कोई पैसा अलग से कोई मार्जिन नहीं देना है। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, जो बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो रिटेलर हैं, जो होलसेलर हैं, उन सब का मार्जिन गया, मतलब बाईपास कर दिया एक तरह से चीज़ों को। अब ये बाईपास करने का जो बना रहा है, जो मैन्युफैक्चर है, उसको तो लगता है कि मैंने ज़्यादा पैसा कमा लिया, कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग 100 में की और मैंने इसमें 150 में बेच दिया, या वो तो 200 में भी बेच सकता है, 250 में भी बेच सकता है। तो 250 में डायरेक्ट बिक रहा था रिटेलर और होलसेलर के थ्रू, जब उसने देखा मार्केट में मेरा प्रोडक्ट 100 की बजाय 250 में बिकता है, 250 में बिकता है, तो उसने 200 रुपये में सेल लगा दी या 150 रुपये में बेच दिया। अब उसके सारे जो कस्टमर हैं, वो सब अट्रैक्ट होंगे और फटाक से खरीद लेंगे, क्योंकि सस्ता मिल रहा है। लेकिन वो ये भूल गया कि ये चीज़ें सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे हो सकती हैं और वहाँ भी ज़्यादा देर टिकेंगी नहीं। क्यों नहीं टिकेंगी? क्योंकि प्रोडक्ट बिकने के बाद जो आफ्टर सेल जो सर्विसेज देनी होती हैं, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं दे पाएगा। जो गालियाँ सुननी होती हैं, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं सुन पाएगा। जो सहूलियतें, जो बातचीत, जो कोऑर्डिनेशन करना होता है,
वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर एक अच्छा मैन्युफैक्चर होगा तो अपने प्रोडक्ट का मार्जिन जो उसे कमाना चाहता होगा वो प्रोडक्ट बनाते वक्त ही बनाएगा अपना प्रोडक्ट ऐसा कि उसे एक सर्टेन मार्जिन मिले, उसको नुकसान ना दिखाई दे। यानी कि वो दूसरे की प्लेट में न झांके, अपनी प्लेट को सही करे। अपनी प्लेट को सही करने का मतलब अपना मार्जिन सही रखे। दूसरा, वो प्रोडक्ट ऐसा बनाए कि वो रिपीटेड बिके, डिमांड से बिके, ना कि प्राइस से बिके। प्राइस नॉट अ डिमांड। प्राइस कभी भी डिमांड नहीं हो सकती। जहां प्राइस डिमांड हो रहा है इट मीन्स कि जिसने भी मैन्युफैक्चरिंग की है उसका वो माल डंप पड़ा हुआ है और उसे वो बेचना है। मैंने शुरू में बताया ना, एक्सपायरी। एक्सपायरी मतलब एक्सपायरी, नियर एक्सपायरी हो गया। इट मीन्स क्या कि वो सामान बिका नहीं है। एक एक चीज है, एक प्रोडक्ट है, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता है कि हाँ इतने टाइम तक बन रहा है। मतलब एक्सपायरी की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम तक बनाया था तो उसमें बिकना चाहिए ना वो। अगर नहीं बिक रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं बिक नहीं रहा, मतलब उसकी डिमांड नहीं है। उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए उसे अपने रिटेलर बढ़ाने होंगे। डायरेक्ट कस्टमर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। रिटेलर प्रमोट करेगा, होलसेलर प्रमोट करेगा, वो उसको बेचेगा। अगर हम बी टू बी और बी टू सी को अच्छे से समझ जाएं तो क्या होगा, फिर हमारे पास में जो मैन्युफैक्चर है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसको ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरा माल एक्सपायर कब हो रहा है कब नहीं हो रहा है। क्योंकि वही जो बर्डन है वो उसने होलसेलर और रिटेलर पे डाल दिया। और होलसेलर और रिटेलर जो होंगे सही मायने में एक कस्टमर का फीडबैक नहीं दे रहे हैं, वो कई हजार कस्टमर का फीडबैक उस मैन्युफैक्चर तक पहुंचा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्यों नहीं बिकता और ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्यों बिकेगा और इस प्रोडक्ट की तो डिमांड आ रही है, इसमें ये चेंजेस कर दो। सही मायने में यहाँ पर थाउजेंड ऑफ पीपल्स का फीडबैक एक बंदा दे रहा है। इसलिए यहाँ पर ये जरूरी है कि हम उस चेन को ना तोड़ें। काफ़ी सारी कंपनियां मैंने ऐसी देखी हैं जिन्होंने ये किया है। और ख़ास तौर पे जो रीजनल ख़ास तौर पे वो लोग जो रीजनल लेवल पे काम करते हैं, वो लोग इस चीज़ को बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लेता कि कौन सी ऐसी कंपनी क्या कर रही है या कौन सा ऐसा दुकानदार क्या कर रहा है या कौन क्या कर रहा है, लेकिन काफ़ी सारी जगह पे ये चीज़ मैंने देखी है। और इस चीज़ का सबसे बड़ा नुकसान होता है जो सेल्स एंड मार्केटिंग कर रहे हैं, जो रिटेलर और होलसेलर हैं। इवन बहुत जगह पे तो काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स को इसका बड़ा हर्जाना उठाना पड़ा कि उनको रिटेलर और होलसेलर ने रिजेक्ट ही कर दिया, बायकॉट कर दिया कि हम आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। आप यहाँ हमारे यहाँ पर हमारी टेरिटरी या हमारे इलाके या हमारे एरिया में बेच के दिखाओ, हम बेचने नहीं देंगे आपको ये आइटम, ये प्रोडक्ट हम बेचने नहीं देंगे क्योंकि आप लोग सही तरीके से नहीं चल रहे और हम आपको सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा नैरो माइंडेड कस्टमर होते हैं, मतलब डायरेक्ट कस्टमर जो होते हैं, वो कस्टमर तुरंत उनका सामान खरीद लेंगे, लेकिन ये एक लार्ज लेवल, लार्ज स्केल या बहुत बड़ी सस्टेनेबिलिटी नहीं बना पाते। बहुत दूर तक एक्सप्लोर नहीं हो पाती वो कंपनी या वो प्रोडक्ट। उसका रीज़न यही होता है। तो इसलिए हमें कभी भी कोई भी एज ए मैन्युफैक्चरर, अगर मैं खुद भी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ तो मेरे को उन सब को एक चेन में रख कर काम करना पड़ेगा कि मेरे होलसेलर कितने होंगे, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कितने होंगे, मेरे रिटेलर कितने होंगे। तभी जाके हम उस चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं चारों तरफ। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम उसको बड़ा बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम छोटी सी जगह पे छोटी सी सोच लेके, सोच क्या है, सस्ता, वो सस्ते वाली जो बात है मैं उसी को बता रहा हूँ आपको कि वो सस्ता नहीं होना चाहिए। सस्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किन हाथों से निकल रहा है, किन होलसेलर के बीच से निकल रहा है, किन रिटेलर्स के थ्रू वो बेचा जा रहा है सामान, वो ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ कंपटीशन जो है वो सस्ते से नहीं होना चाहिए बल्कि क्वालिटी, सर्विसेज, कम्युनिकेशन से होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे हम अपना अपने प्रोडक्ट को, अपने कोई भी ब्रांड, मतलब अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना पाएँ और अच्छे से फैला पाएँ अपने चारों तरफ। ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड पे वो बिके। सस्ते की डिमांड की बजाय प्रोडक्ट की डिमांड होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ें मैं और भी आपके पास लाता रहूँगा, ऐसी बातें जिनसे हम इन चीज़ों को, इनकी बारीकियों को समझ पाएँ कि क्या होता है, कैसे होता है।
हालाँकि ये बातें देखो सभी को पता भी होती हैं और काफ़ी जगह पे आपको ऐसे एग्ज़ाम्पल, वीडियोज़ और बातें ऐसी पता चल जाएँगी और हो सकता है मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ, बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से इसको रिप्रेज़ेंट कर चुके हैं, कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी-बड़ी और काफ़ी बढ़िया तरीके से बना के बताते हैं। लेकिन ये मेरा खुद का अपना तरीका है कि मैं कैसे इन चीज़ों को देख रहा हूँ और मैं कैसे बता रहा हूँ। तो काफ़ी सारे लोग इस बात से सहमत होंगे। तो ऐसी और चीज़ें मैं आपके पास लाता रहूँगा। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, विषय पे, किसी पे जानकारी चाहिए हो कि हमें इस तरीके से इस चीज़ को समझना है तो कैसे समझ सकते हैं, तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा जिससे कि मुझे बताइएगा जिससे कि मैं उस पे अपने विचार रख पाऊँ। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।